नमस्ते बच्चों। आज के पाठ का शीर्षक है महिलाएं, जाति एवं सुधार। आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे कि महिलाओं की स्थिति समाज में समय के साथ साथ कैसी कैसी रही व उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आज की स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है और अगर हुई है तो किन किन लोगों के प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है। पाठ के दौरान मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने आसपास की महिलाएं, लड़कियों की स्थिति पर विचार करें और पुरानी स्थिति से तुलना करने का प्रयास करें। उसी तरह इस पाठ के माध्यम से हम जाति प्रथाओं की कुरीतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कुछ जाति के लोग अपने निजी हित के लिए खुद को ऊंचा और बाकी कुछ लोगों को नीची जाति का बता देते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। आज के टाइम पर स्थितियां ज़रूर बदली हैं, परंतु क्या सब कुछ ठीक हो गया या अभी भी बहुत काम बाकी है? आइए समझते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार। हाँ, तो बच्चों हम लोग पहले अनुच्छेद या पैराग्राफ का पाठ करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। हाँ, तो बच्चों इस अनुच्छेद में हमको ये बताया गया है कि आजकल अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम जैसे मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां आज के युग में स्कूल जाती हैं और लड़कों के साथ पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, विश्वविद्यालय जाती हैं, नौकरियां भी करती हैं, वोट भी डाल सकती हैं, खुद चुनाव लड़ सकती हैं, अपने पति का चुनाव कर सकती हैं, मनपसंद लड़के से शादी कर सकती हैं। हाँ, ये बात सही है कि सभी महिलाएं, सभी लड़कियों के साथ ऐसा हो पाना मुश्किल है क्योंकि गरीबों को शिक्षा के मौके कम ही मिल पाते हैं और इनके साथ इस तरह की दिक्कतें हैं कि ये हो सकता है अपने मनपसंद लड़के की अपनी इच्छा से शादी भी ना कर पाएँ। आइए दूसरे अनुच्छेद को इसका पाठ करते हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो इस अनुच्छेद में अगर हम देखें तो बात हो रही है कि 200 साल पहले जो हालात थे वो आज के हालात से बहुत ही भिन्न थे, बहुत ही अलग थे। उसमें बहुत सारे बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी और हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, दोनों ही धर्मों में एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। आज के युग में हिंदू धर्म में आप एक ही पत्नी रख सकते हैं। दूसरा विवाह करने के लिए आपको पहली पत्नी से अलग होना पड़ता है। और तो और जब कोई औरत विधवा हो जाती थी तो कई जगहों पर उससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति के साथ ही जिंदा जला के मार दी जाए। उनका ये मानना था कि इस तरीके से करने से वो सती हो जाएगी और
वो एक सदाचारी महिला कहलाएगी। अगर वो जीवित रह जाती है तो उसको अभागिन कहा जा सकता है। और सती प्रथा के बारे में आपको बताऊं तो जब किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को उसी पति की चिता पर जिंदा जलाने की प्रथा थी, जिसको आप देखिए तो कितना अमानवीय और कितना ही दुखद और दर्द देने वाला वो अनुभव होता होगा कि एक महिला को चिता पर बांध दिया जाता है कि अगर वो भागना भी चाहे तो वो भाग नहीं सकती, और उसको जिंदा जला देते थे। तो ऐसी कुप्रथा हमारे देश में कई हिस्सों में प्रचलित थी, और बहुत से लोग इसको इसलिए आगे बढ़ाते थे कि ऐसा उनका मानना था कि विधवा औरत जो होती है वो अभागन होती है, और वो जहाँ भी जाएगी तो वहाँ पर अमंगल ही अमंगल होगा। तो इस चक्कर में उस औरत को जला दिया जाता था। और लोग लास्ट में जब इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे भागों में लोगों का ये मानना था कि औरत अगर पढ़ लिख जाएगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी, यानी जल्दी उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब आप सोच कर देखिए कि ये कितना गलत है। किसी के पढ़े लिखे होने से उसके पति की मृत्यु हो जाने का क्या संबंध हो सकता है। लेकिन बस इतना संबंध था कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो सवाल पूछे, हो सकता है वो आपसे पूछे कि मुझे ज़िंदा क्यों जला रहे हो सकता है वो समाज की कुरीतियों पर, समाज की रीति रिवाजों पर कुछ सवाल उठाए, इसलिए उसको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। अब हम तीसरे अनुच्छेद पर आते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। हाँ, तो बच्चों, इस अनुच्छेद या पैराग्राफ में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच में ही फ़र्क नहीं था। जैसा कि हमने पहले देखा कि स्त्रियों को दबाकर रखते थे और पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये तो एक बड़ी विपत्ति थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उस समय पर ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऐसा वर्ग समाज का जो शिक्षित थे, जो पढ़े लिखे थे, तो वो लोग अपने आप को खुद ही ऊंची जाति का मान लेते थे। और उसके अलावा जो व्यापार करते थे, जो काम धंधा करते थे, जो साहूकार थे, उन लोगों को वैश्य माना जाता था, जो ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे होते थे। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद जो स्थिति थी वो और भी ख़राब थी कि उसके बाद जो आते थे वो होते थे काश्तकार, बुनकर या कुम्हार। तो ऐसी जातियों को ये लोग नीच जाति का बनाते थे। और इस नीच जाति में भी, जिनको हम शूद्र कहते थे उस टाइम पर, उनमें भी सबसे नीचे पायदान पर जो लोग होते थे, उनका कोई काम नहीं होता था सिवाय इसके कि वो ऊंची जाति वालों का और सबका मैला उठाएंगे और ऐसा वो काम करेंगे जिससे, जो कि ऊंची जाति वाले करने में सकुचाते थे और उनको लगता था कि उनकी जाति भ्रष्ट हो सकती है। तो और नीची जात वालों को लोग छूते भी नहीं थे, उनको अछूत माना जाता था। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था। उनका ये मानना था कि मंदिर में ये जाएंगे तो भगवान अछूत हो जाएंगे। तो उनका काम सिर्फ साफ़ सफाई करना और ऊंची जाति वालों को ये महसूस कराना कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका काम हम ये नीची जाति वाले करते रहेंगे। इतनी अमानवीय स्थितियाँ होती थी बच्चों कि वो एक कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। अगर वो ऊंची जाति वाले कुएं से पानी पिएंगे तो उनका
उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती थी। उनका कुआं अलग होता था, नहाने का घाट अलग होता था और उन्हें एक नीचे दर्जे का मनुष्य माना जाता था। अगले अनुच्छेद का पाठ करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। अब हम बात करेंगे परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। इस अनुच्छेद में यही बताया गया है कि जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं होने लगी। तो इसकी अहम वजह यह थी कि पहले सिर्फ और सिर्फ जो ऊंची जाति के ब्राह्मण जो संदेश दे देते थे वही नीचे वाले लोग मान लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होता था उनको पढ़ने और समझने का। और वो जो वेद और जो पुराण और जो जिस तरह की पुस्तकें ब्राह्मण पढ़ते थे, उनकी लिपि इतनी कठिन होती थी कि आम साधारण आदमी उसको समझ भी नहीं पाता था। लेकिन 19वीं सदी में क्या हुआ कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं छपना शुरू हुई और ये बहुत सस्ती होती थी और आम आदमी के पास पहुंच पाती थी। तो लोग पढ़ते थे तो समझते थे। आम इंसान भी उसको पढ़ सकता था, उस पर चर्चा कर सकता था और अपनी भाषा में लिख भी सकता था। तो इस तरीके से जितने भी जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, इसके बीच में लोगों ने, चाहे पुरुष हों चाहे कभी कभी महिलाएं भी, इस पर चर्चा करने लगी थी। तो अब थोड़ा सा समय जो था वो बदल रहा था। ये चर्चाएं जब भी होती थी तो कोई इनको लिख लेता था, फिर किसी पत्रिका के या किसी अखबार के माध्यम से ये जनता तक पहुंच भी जाती थी और इसके साथ धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन शुरू हो गया। अगले अनुच्छेद पे बढ़ते हैं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय सन 1772 से 1833 तक इसी तरह के सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो हम जब बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों में चर्चाएं होने लगीं, लोगों के बीच में कुछ कुछ लिखा हुआ आने लगा, तो ये सब जो चीज़ें थीं, ये अक्सर जो उस टाइम पर कुछ लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, जिनको हम समाज सुधारक भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से ये चर्चाएं शुरू हुई थी। तो उसी में से एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1772 में हुआ था और 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। उन्होंने इस तरीके से प्लान किया कि हम एक सुधारवादी संगठन बनाएंगे जिसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि समाज में कुछ सुधार आए
जो भी नीचे के तबके के लोग हैं वो ऊपर आएँ, या जो भी उनका मंशा रही होगी वो हम इसमें समझेंगे। अब इन लोगों को सुधारक क्यों कहते हैं? इन लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समाज में परिवर्तन लाने का मंशा रखते थे और ये चाहते थे कि जितने भी अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं उससे इस समाज को छुटकारा दिलाना बहुत। उनका ये मानना था कि लोगों के अंदर हमको ये प्रेरणा भरनी होगी कि जो वो पुराने ढंग से जीते आ रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो वो उस चीज़ को समझें और नया ढंग जो है या नई चीज़ है जो अच्छी चीज़ है उसको अपनाने के लिए तैयार हों। इसलिए हम ऐसे लोगों को सुधारक कहते हैं। प्रश्न 3 में पहला अनुच्छेद, राम मोहन रॉय में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रहती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसको अगर हम समझें तो उन्होंने वो ये मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा जो है, जहाँ पर महिलाओं को कुछ अधिकार हैं, महिलाएं शिक्षा ले सकती हैं, उस चीज़ के वो पक्षधर थे, उसका वो पक्ष लेते थे। उन्होंने लिखा भी है कि किस तरीके से महिलाओं को ज़बरदस्ती घर में रखकर घरेलू काम काज करना, खाना बनाना, इसी तक उनके सारे कामों को सीमित कर दिया जाता था और उनको बाहर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अगले अनुच्छेद में विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। इस अनुच्छेद का हम पाठ करते हैं। राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन रॉय को ये बहुत बुरा लगता था कि जो विधवा औरतें हैं वो जिस तरीके का कष्ट उनको देखना पड़ता है या उसका सामना करना पड़ता है, तो उनको लगता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी। मुहिम बोले तो एक हम बात करें कि उन्होंने एक मिशन तैयार किया कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगले अनुच्छेद का पाठ करते हैं। राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। आइए इसको समझते हैं। राम मोहन रॉय एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनको संस्कृत, फारसी, हिंदी और यूरोपीय भाषाओं का भी ज्ञान था। तो उन्होंने अपने वो जो लेख लिखते थे उसके माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया कि कहीं पर भी आप कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठाते हो अगर, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि विधवाओं को जला दिया जाएगा। तो और इसी बात से अंग्रेज अफसर भी जब उन्होंने ये देखा था कि भारत में पति के साथ पत्नी को जला दिया जाता है, तो वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा आहत थे और उनको ये लगता था कि ये गलत है, ये कुरीति है और इसको हटाना चाहिए। तो राम मोहन रॉय ने जब ये आवाज़ उठाई तो अंग्रेज भी उनके समर्थन में आ गए, क्योंकि राम मोहन रॉय की जो एक छवि थी उस छवि में उनको एक बहुत ही विद्वान पुरुष के रूप में देखा जाता था। तो उनकी इस बात से ये लोग भी प्रभावित हुए और फलस्वरूप 1829 में इस कुप्रथा सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अगले अनुच्छेद में इसका पाठ करते हैं। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अब राम मोहन रॉय क्या करते थे, वो जब उन्होंने
सती प्रथा के ऊपर आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ, तो उन्होंने यही बोला कि किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों को एक प्रमाण मिल जाता है। जिन लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं, वो तो वही बात मानते थे जो विद्वान लोग उनके कह देते थे। तो जब उन लोगों तक ये संदेश पहुंचता है कि ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है, तो लोगों तक संदेश सही तरीके से पहुंचता है और लोग उस पर मंथन करते हैं और उसके ऊपर अपना कोई निर्णय लेते हैं। तो बाकी सुधारकों ने भी यही रणनीति अपनाई कि ऐसी कोई भी प्रथा जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय का नुकसान हो रहा हो, अगर उसको चुनौती देना है, उसको रोकना है, तो हमको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल या ऐसे एग्ज़ाम्पल लाने पड़ेंगे, लिखित में कहीं लिखे हों, जिसको दिखाकर हम ये बता सकें कि ये कुप्रथा है और ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो इसको हमें नहीं चलाना है, इसको बंद करना है। तो उससे क्या होता है कि वो दलील बन जाती है और उस दलील के माध्यम से वो बता सकते हैं कि भाई आप वर्तमान में जो रीति रिवाज चल रहा है ये गलत है और ऐसा किसी भी ग्रंथ, किसी पुस्तक, किसी वेद, किसी पुराण में नहीं लिखा है। अब आप देखिए, ये जो चित्र है, चित्र नंबर 3, इसमें ये भी एक कुप्रथा है। कुंडों पर झूलने का त्यौहार। कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। अब इस त्यौहार में क्या करते थे कि जो भी भक्त होते थे, तो वो ये अपने खाल के अंदर कुंडा फंसा के, अपने खाल को फाड़ के उसके अंदर कुंडा फंसा के और ऐसे लटक कर झूलते थे। तो ये कितना कष्टकारी हो सकता है। तो ये एक कुप्रथा थी। तो जब अंग्रेज़ों ने ऐसा देखा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये एक बर्बर प्रक्रिया है, ये एक बर्बर तरीके से किया गया काम है, तो ये सही नहीं है और इसकी आलोचना उन लोगों ने की थी। बर्बर शब्द को अगर हम समझें तो ये अमानवीय, अगर हम कहें कि अमानवीय है, ये जानवरों की तरह किया गया कोई काम है, जैसे जानवरों के साथ सलूक करते हैं, उस तरह के सलूक को हम बर्बरता कहते हैं। आइए स्रोत 1 पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं। इसमें लिखा है कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। देखिए बच्चों, सती के जो समर्थक थे, सती प्रथा के जो समर्थक थे, वो क्या कह रहे हैं और सती विरोधी क्या कहते हैं। सबसे पहले सती समर्थक जो हैं वो कहते हैं कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो सती समर्थकों का कहना है कि औरत जो होती है वो कम समझदार होती है, उसके अंदर कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, उसकी कोई सोच नहीं होती, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और बहुत सारी तो खुद अपने पति के साथ जलना चाहती हैं। अब जब वो जाना चाहती हैं तो हम उनको जला देते हैं। अब बांधते इसलिए हैं कि कहीं वो आग के जलन से, धधकती आग से बचकर भागने की कोशिश ना करें, इसलिए हम उनको बांध देते हैं। सती विरोधी क्या कहते हैं, आइए इसका पाठ करते हैं। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए, तब तो हम उसे असक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उसे कमतर कैसे कह सकते हो? तो इस स्रोत 1 में पहले हमने पढ़ा कि सती समर्थक उस प्रथा का समर्थन करते हुए क्या कह रहे थे कि औरत खुद जाना चाहती है, क्योंकि उनका
उनके पास समझ नहीं होती, वो भरोसे के योग्य नहीं होती, अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, इसलिए हम बांध देते हैं। सती विरोधी लोग उसको कहते हैं कि आप महिलाओं की जो क्षमता है, महिलाओं का जो हुनर है, महिलाओं के अंदर जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करने का मौका आप देते ही कब हो? जब आप उनको मौका ही नहीं देते, फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? आप अगर उनको पढ़ाएं और पढ़ने के बाद भी अगर वो महिलाएं नहीं समझती हैं, तब तो हम बात करें। आप तो उनको पढ़ने ही नहीं देते हो। जब आप पढ़ने ही नहीं दोगे तो फिर आप उनको कमतर या किसी से कम कैसे बोल सकते हो? हाँ, तो बच्चों, इस स्रोत के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो सीधे हाथ पर एक गतिविधि लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि यह संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। ये जो सती समर्थक और सती विरोधी जो संवाद आपने देखे, ये 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें और देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फ़र्क आया है। अगले अनुच्छेद पर आते हैं और इसका पाठ करते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में एक बात बताई कि एक प्रसिद्ध सुधारक हुआ करते थे ईश्वरचंद विद्यासागर। वो ये कहते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, और अंग्रेज सरकार भी उस बात को मानती थी। तो क्या हुआ कि 1856 में उसके लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून को पास करके ये कह दिया गया कि अगर कोई विधवा है और वो पुनर्विवाह करना चाहती है तो कराया जा सकता है। अब जो लोग विधवाओं का विवाह का विरोध करते थे, तो सीधी सी बात है, उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर का भी विरोध किया और उनका बहिष्कार तक कर दिया। अगले अनुच्छेद में पाठ करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भागी इलाकों में वीरेश लिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो इस अनुच्छेद को समझते हैं कि 19वीं सदी जब शुरू हो गई तो विधवा विवाह के पक्ष में जो आंदोलन चल रहा था वो देश के अन्य भागों में भी फैल चुका था। मद्रास, जो आज जिसको हम चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु भाषी जो इलाके थे, उसमें एक वीरेश लिंगम पुंतलू, उन्होंने भी विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बना दिया। उसी समय पर बम्बई में जो युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। जो भी वहाँ के पढ़े लिखे थोड़े समझदार लोग थे, तो उन लोगों ने भी बम्बई में उस टाइम पर विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में अगर हम आए तो आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। अगले अनुच्छेद का पाठ करते हैं। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इसको समझेंगे, इस अनुच्छेद में क्या कहना चाह रहे हैं कि इतने लोगों के प्रयास विधवा विवाह को लेकर जो किए जा रहे थे संपूर्ण भारत में, उसके बावजूद भी विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। जो विवाह करती थी उनकी संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि जो विधवा विवाह कर आती थी, वापस से विवाह कर आती थी, उनको आसानी से समाज में लोग स्वीकारते नहीं थे। और जो रूढ़िवादी मतलब ऐसे लोग जो एक नियम पर चलते हैं
और बदलाव उनको पसंद नहीं है, उन्होंने कुछ धारणाएं बना रखी हैं। ऐसे जो लोग थे वो इसके कानून तक का विरोध करते रहे कि सरकार ने यह कानून गलत बनाया है, विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर हम अगले पृष्ठ पर आते हैं, पृष्ठ 5 पर, और इस अनुच्छेद का पाठ करते हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। इस अनुच्छेद को हम समझते हैं कि उस टाइम पर बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उनको ऐसा लगा कि महिलाओं की स्थिति अगर सुधारनी है तो इनको शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, इनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो कई जगह पर, जैसे विद्यासागर जी ने कलकत्ता में, अन्य सुधारकों ने बम्बई में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में, बीच में जब इस तरह के स्कूल खुले तो लोगों में एक तरह का डर पैदा हो गया। लोगों को लगता था कि लड़कियों को ये ले जाकर स्कूल में पढ़ाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो वो सार्वजनिक, जहाँ मतलब ऐसी जगह से निकलेंगी, बाज़ार से निकलेंगी, गलियों से निकलेंगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे लड़कियां बिगड़ सकती हैं। उनका ये मानना था कि लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए और सार्वजनिक, जहाँ पर सब लोग चलते बैठते उठते काम करते हैं, वहाँ पर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ से दूर रहना चाहिए। तो क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, तो उनके पिता जो उन बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे या उनके पति जो अपनी पत्नियों को पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने अपने घर में अपनी देखरेख में ही उनका शिक्षा का प्रबंध कर दिया कि घर पे ही पढ़ो। कई महिलाओं ने खुद पढ़ना लिखना सीखा। अब आपने पिछले साल अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में ये पढ़ा होगा कि रास सुंदरी देवी जो थी वो रात के दिए की लौ में पढ़ती थी, चोरी छिपे। एक दीपक जल रहा है, उसमें जो उसकी बत्ती से जो लाइट आ रही है उसकी रोशनी में वो पढ़ती थी। अगले अनुच्छेद पर आते हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, जब 19वीं सदी ख़त्म हो रही थी, तब आर्य समाज ने पंजाब में, और ज्योतिराव फुले, ये भी एक समाज सुधारक थे, उनके द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। अगर आप चित्र नंबर 5 देखेंगे तो ये ईश्वर चंद विद्यासागर हैं जिन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। सती प्रथा के खिलाफ थे और विधवा विवाह के पुरजोर समर्थक थे। अगर हम चित्र नंबर 6 देखते हैं, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं, सन 1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा मानना था कि लड़कियों के पास कम समझ होती है, उनकी बुद्धि कम होती है, तो उनको हम जो लड़कों को पढ़ाते हैं उससे कुछ सरल पढ़ाया जाए। लेकिन ये जो हिंदू महिला विद्यालय था, ये अपनी बच्चियों को वही पढ़ाते थे जो उस टाइम पे लड़कों को पढ़ाया जाता था। आइए अगले अनुच्छेद का पाठ करते हैं।
उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पे ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो धर्म और घरेलू सास संभाल के बारे में पढ़ें। तो उत्तर भारत में जो अच्छे मुस्लिम परिवार थे, जो नामी मुस्लिम परिवार थे, वहाँ की जो महिलाएं थीं वो अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने सीखने लगी थी और उनको घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं आती थीं। उस स्थिति को देखते हुए उस टाइम पर मुमताज़ अली एक सुधारक थी। उन्होंने कुरान शरीफ का ही हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कुरान शरीफ में लिखा है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो 19वीं सदी के अंत में ये हुआ कि उर्दू में उपन्यासों को निकालना शुरू किया। उपन्यास एक तरह की पुस्तक होती है जिसमें किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं और उसको लोग पढ़ सकते हैं। तो इन उपन्यासों में ये बात लिखी थी कि महिलाओं को धर्म के बारे में समझना चाहिए और घरेलू सास संभाल के बारे में भी समझना चाहिए। हाँ, तो बच्चों हम अगले अनुच्छेद का पाठ करते हैं। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। अब हम इस अनुच्छेद को समझते हैं कि महिलाओं ने ही अब लिखना शुरू किया महिलाओं की स्थिति के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया। उनका बहुत बड़ा उसमें किरदार था। अब जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, छोटे बच्चियों के लिए एक स्कूल खोला। रुकैया सखावत भी उस टाइम पर एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, मुस्लिम महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उनका ये मानना था कि जो इस तरह के लोग हैं जो अपने एक नियम पर चलते हैं और बदलाव नहीं करना चाहते, उनकी अलग ही एक सोच बनी हुई है, उन लोगों की वो आलोचना करती थी। उनका मानना था कि जितने भी ये धर्म के धार्मिक नेता हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म को अपना समझते हैं, जो ये बताते हैं कि धर्म में क्या लिखा है हम ही बता सकते हैं, उनको यहाँ पर धार्मिक नेता कहा गया है कि धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। हर एक धर्म में ये दिखाया जा रहा है कि औरत जो है वो कम होती है और पुरुष जो होता है वो ज़्यादा होता है। औरत के पास कम बुद्धि है, पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान है। पुरुष बाहर जा सकता है, पुरुष पढ़ सकता है, पुरुष काम कर सकता है, पुरुष कई विवाह भी कर सकता है, लेकिन औरत जो है वो जो पुरुष चाहेगा उतना ही कर सकती है। तो उसको निचले दर्जे में रखा है, ऐसा उन्होंने बताया कि धार्मिक नेता ऐसा करते हैं। अगले अनुच्छेद में 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। तो इस पैराग्राफ में ये समझाया है कि जब 1880 का दशक अगर हम समझें तो 10 साल के एक दौर को कहते हैं। तो 1880 का दशक जब आया तब तक बहुत सारी भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा लेने के लिए जाने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक डॉक्टर बन गए, कुछ टीचर बन गए,
बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं, लेखक बन गईं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने विचार लिखे। उन्होंने इस बात की आलोचना की। जब उनके पास कलम आई, उनके पास एक शक्ति आई लिखने की, तो उन्होंने समाज में चलती हुई महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उसकी आलोचना की और अपने विचार छपवाए, किताबों में लिखे, लोगों तक पहुँचे। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे पूना में अपने घर पर ही रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। उन्होंने एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। उसमें उन्होंने ये बताया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच उस समय में जो सामाजिक फ़र्क था वो कितना गलत था और उसकी आलोचना उन्होंने उस पुस्तक में की है। स्रोत 2 पढ़ते हैं, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वह धूल या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है और तुम और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी है। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों में ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आव भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, ये अशुभ होता है। ये ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में लिखा है। अब इस बात को अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने एक स्त्री का दर्द कितने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप और एक पुरुष और एक स्त्री अलग अलग चीज़ों से तो नहीं बने ना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो एक स्त्री को भी अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। वो किसी धूल से, किसी चट्टान से, इस चीज़ों से तो नहीं बनी है ना। लेकिन नहीं, जब उसका पति मर जाता है तो उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसके सारे बाल साफ करके उसको एक कोने में पटक दिया जाता है। वो किसी अच्छे शुभ मंगल कार्य में जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ विवाहित महिलाएं जा सकती हैं। वो जाएगी तो कुछ अशुभ हो जाएगा, वो अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है। आप दर्द देखिए कि ऐसा क्या हो गया कि आप वो किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकती। क्या उसके माथे पर दुर्भाग्य खुद गया है? ऐसा क्यों? ये उसका चेहरा क्यों नहीं देखा जाता? क्या वो अशुभ होता है? तो ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा उसका एक विवरण दिया है। अब हम अगले अनुच्छेद पर आते हैं, इसका पाठ करते हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। चित्र 7 में जो दिख रहा है ये पंडिता रमाबाई हैं। इनका ये मानना था कि हिंदू धर्म जो है वो महिलाओं को दबाता है, उनको नीचे रखने की कोशिश करता है। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर उन्होंने किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने एक विधवा गृह खोला कि जिसका पति मर जाएगा वो औरत वहाँ रह सकती है और उनको कुछ कुछ ऐसे काम सिखाए जाते थे, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनना, जो भी सिखाते थे, ऐसा कुछ काम जिसको वो करके अपना वो सामान बेचकर वो अपनी रोजी रोटी चला सकती थी। अगले अनुच्छेद में इसका पाठ करते हैं। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर
तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। अब इसको समझते हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ तो लोगों को ऐसा लगने लगा, जो भी नियम पे चलने वाले, अपने सामाजिक नियम बनाने वाले जो रूढ़िवादी लोग थे, उन लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा आया। आग बबूला होना मतलब गुस्सा आना। अब उदाहरण के लिए बहुत सारे जो हिंदू राष्ट्रवादी जो थे, उनको ऐसा लगने लगा कि हिंदू महिलाएं अब हमारी बात नहीं मानती हैं, विधवाएं अलग रहकर काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, तो वो पश्चिमी तौर तरीके सीख रही हैं, इससे हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति को नुकसान होगा, वो भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थे और उसके लिए वो काफ़ी अपनी नाराज़गी भी दिखाते रहते थे। रूढ़िवादी महिलाओं भी, मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे। नमस्कार प्यारे बच्चों, महिलाएं जाति एवं सुधार पाठ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने समझा कि 200 साल पहले महिलाओं की स्थिति आज की स्थिति से कितनी अलग थी। उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, उन्हें किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, जैसे कि स्कूल जाने की, शादी में मनपसंद लड़का चुनने की, या अपना कोई मत या अपना विचार रखने की। और तो और अगर किसी महिला के पति की मृत्यु भी हो जाती थी तो उसको पति के साथ ही जिंदा जला देते थे। ऐसी ही कुछ स्थिति पुरुषों की भी थी समाज में। अगर हम बात करें जाति प्रथा की, तो ऊंची जाति के लोग जो थे वो नीची जाति के लोगों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे और उनको अछूत मानते थे। और फिर हमने देखा कि 19वीं सदी के शुरू से लेके बीच तक बहुत सारे समाज सुधारक आए, जिन्होंने इन सब चीज़ों के प्रति उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, विवाह के समर्थन में आवाज़ उठाई, महिलाओं की शिक्षा को लेकर आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए। 19वीं सदी के मध्य में कुछ लोगों ने प्रयास किए, स्कूल खोले महिलाओं के लिए और महिलाएं वहाँ पर जाने लगीं, तो कुछ जो स्थिति थी वो सुधर रही थी। तो हमने पृष्ठ 99 तक पाठ कर लिया था और समझ लिया था, जिसमें पंडिता रामाबाई का जो चित्र है उसके सामने वाले पैराग्राफ को हमने पढ़ा था और समझा था। अब प्रश्न 99 के हम उसके नीचे वाले पैराग्राफ पर आते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुरू हो रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता मिल नहीं जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो 19वीं सदी के आखिर तक महिलाएं खुद ही आगे आकर अपने लिए प्रयास करने लगी थीं। जैसा इसमें बता रहे हैं कि स्कूल खोले, ट्रेनिंग के सेंटर्स खोले, किताबें लिखी, महिलाओं को एक साथ किया और बहुत सारे कानून बनवाने के लिए भी कोशिश शुरू हो गई थी। जैसे महिलाएं वोट डाल सकती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलनी ही चाहिए, इसके लिए कानून बनाए। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे थे।
1920 के दशक में तो राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी इनकी समानता की मांगों का बहुत समर्थन किया और उनको कहा कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। परंतु जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने जो संघर्ष हैं वो उसमें पूरी ताकत से जुटी रहें। अब हम आते हैं पृष्ठ 100 पर। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है बच्चों, जिसमें लिखा है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में ये उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल व 18 साल कर दी गई। तो अब क्या हुआ कि जब महिला संगठन बन गए, विकास की बात होने लगी और इन मुद्दों पर बात होने लगी, लोग लिखने पढ़ने लगे, चीज़ें सामने आई, तो सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हो गई। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, बाल विवाह भी एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हमारे समाज में है, ऐसी परंपरा को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। तो बहुत सारे सांसदों ने संसद में इस चीज़ को उठाया और उसके खिलाफ एक कानून बना दिया, जिसमें ये कह दिया गया कि 18 साल से कम उम्र का लड़का होगा तो शादी नहीं हो सकती, अथवा 16 साल से कम उम्र की लड़की होगी तो उसकी शादी नहीं हो सकती। बाद में ये उम्र बढ़ा दी गई, लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई, लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई, और ये बहुत आसानी से हो गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं भी करना पड़ा। लेकिन अब ये चित्र 8 जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि बच्ची है, इसकी शादी हो गई है, उम्र इसकी 8 साल है, 8 साल की दुल्हन। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको लगता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है? 1929 में ये कानून बन गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं पर अड़े हुए हैं और वो अभी भी बच्चों की शादियां करवा देते हैं। तो ये जो आंकड़ा बता रहा है कि 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी जो होती है 18 साल से पहले ही हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिससे सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। तो अभी जिन जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया गया है उसमें से बहुत सारे इस बात के भी विरुद्ध थे कि जाति के नाम पर हम गैर बराबर कैसे मान सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कैसे हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म में ग्रंथ था, उसमें इस जातीय बंटवारे का इसकी आलोचना की गई थी। तो उन्होंने उसको अनुवाद किया, उसको ट्रांसलेट किया ताकि आम आदमी उसको समझ पाए। और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिससे सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया कि सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता, सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो जाति उन्मूलन के लिए, उन्मूलन समझिए कि किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, तो इस चीज़ को, ये जो बीमारी थी जाति वाले पक्षपात, जो डिफरेंस था, जिसके जो गैर बराबरी थी, तो उसके उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। एक मंडली बनाई, उसका नाम रखा था परमहंस मंडली। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। अब जो सुधारक भी थे और सुधार संगठन के जो भी मेंबर और थे, ये ज़्यादातर ऊंची जातियों के लोग थे। तो गुप्त बैठकों में सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे।
तो और जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। तो जैसे कोई मीटिंग चल रही है तो उसमें भी भोजन कौन परोस रहा है, किसको छूना है, तो इस तरह के जो भी जातीय कायदे कानून बना रखे थे ना लोगों ने, उसको ये मानते नहीं थे, ताकि ये चीज़ें, इन चीज़ों से वास्तव में छुटकारा मिल सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। हम अगले पैराग्राफ पर आ गए। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। कई लोग ऐसी जाति आधारित, हाँ इसको समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये जो जाति के आधार पर जो समाज व्यवस्था थी उसके बिल्कुल ही विरुद्ध थे। तो 19वीं सदी में ईसाई धर्म के जो प्रचारक और आदिवासी समुदायों को निचली जातियों के बच्चों के लिए ये लोग स्कूल खोलने लगे कि आदिवासी बच्चे हैं या नीची जात के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे स्कूल में पढ़ सकते हैं वो, अगर वो सरकारी स्कूल में नहीं जाने। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों को अपना थोड़ा सा नया रास्ता दिखने लगा कि हाँ मतलब हम लोग भी हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में से निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थीं, सड़कें बिछनी थीं, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ़ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। तो ये श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों के पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया कि उस समय क्या हो रहा था कि शहर विकसित हो रहे थे, और उनको विकसित जब वो हो रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी नौकरियाँ निकल रही थी। तो लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ उन्होंने रुख कर लिया कि हम शहर में जाकर काम ढूंढेंगे। बहुत सारी मजदूरी की वहाँ पर नौकरियाँ निकल रही थी। तो कितनी, जब पूरे शहर बन रहे हैं तो कितनी मांग पैदा हो रही होगी। सड़कें भी बननी हैं, नालियाँ भी बननी हैं, बिल्डिंगें भी बननी हैं। तो उसमें काम करने वाले, बोझा ढोने वाले, खुदाई करने वाले, ईंट बनाने वाले, नाली साफ़ करने वाले, इस तरह के बहुत सारे काम निकल आए थे। तो लोग वहाँ गांव से निकल के वहाँ काम करने चले गए थे। और इसमें जो गांव के नीची जाति के लोग थे ये बड़ी भारी मात्रा में शहर की तरफ पलायन कर गए थे कि वहाँ जाकर नौकरी करेंगे। काम कई बार कठोर होता था, लेकिन उनको मालूम है कि गांव में सवर्णों, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उस व्यवहार से, उनकी यातनाओं से तो बचने के लिए ये अच्छा रास्ता है कि हम शहर तरफ जाएंगे और वहाँ पर नौकरी करेंगे। ये चित्र 9 जो आपको दिख रहा है, ये एक जहाज़, जो कुली जहाज़ 19वीं शताब्दी में जॉन एलन नामक इस कुली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। हाँ, एक चीज़ और छूटी कि कुछ लोग जो थे ना वो असम तो इंडिया में ही है, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और इंडोनेशिया, मतलब विदेशों में भी जहाँ पर भी ये बागान हुआ करते थे चाय के, वहाँ मजदूरी करने चले गए। तो ये दिखाया गया कि कैसे वो जाते थे काम करने। तो इस तरीके से जहाज़ में बैठ के वो मॉरिशस तक जाते थे, और ज़्यादातर इसमें नीची जाति के ही लोग होते थे। अब हम अगले चित्र में आते हैं, जिसमें लिखा है कि जूते कौन बना सकता है। अब चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जो जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब देखिए, चमड़े का काम जो है ना, हमारे समाज की जो व्यवस्था थी उसमें चमड़े का काम नीची जाति के लोग करते थे, क्योंकि वो
ऐसा मानना था कि वो एक ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही गंदा है। जानवरों को मरे हुए जानवरों की खाल खींचकर फिर उससे वो चमड़े के जूते या चप्पल बनाते थे, तो ये गंदा काम था, तो नीची जाति के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 के बीच में, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि सेना जो थी, आर्मी के लिए जूतों की बहुत ज़रूरत थी। अब क्या हुआ कि हर आदमी तो जूता बना नहीं सकता, फैक्ट्री में बनते नहीं थे, बनाने वाले तो वही होते थे। तो इन लोगों का बड़ा फ़ायदा हुआ कि इनके पास ही डिमांड आ रही थी सरकार की तरफ से, आर्मी के जूते बनाने हैं, तो इन्होंने ज़्यादा पैसे लिए और इनको काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। ये चित्र 10 है। जूते बनाते मादिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश। तो ये साउथ इंडिया का एक सीन है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मादिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। अछूत जाति, जिसको मतलब छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। ये उन्हीं की तस्वीर दिखाई गई है। इन लोगों को अछूत बोला जाता था। इनको नहीं छू सकते, लेकिन इनके बनाए हुए जूते तो पहन ही सकते हैं। क्यों? चलिए, ये अलग बात है। अगले पैराग्राफ में इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थीं। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब वो सारी नौकरियां जब हमने बात करी, शहर के विकास के लिए नालियाँ बनाना, बिल्डिंग बनाना, ढोना, तो उसके लिए ईंटें बनाना, ये सारे काम के साथ साथ सेना में भी नौकरियां निकल रही थी कि सैनिकों की भर्ती करनी है। तो उसमें एक महार समुदाय के लोग थे जो महार रेजिमेंट में उनको नौकरी मिल गई थी। तो इसमें यहाँ लिखा है कि दलित आंदोलन के नेता, ये बहुत बड़े नेता थे B.R. अम्बेडकर, दलितों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। उनके पिता भी सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब हम पृष्ठ 102 पर जा रहे हैं, पेज नंबर 102। ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनको समझते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें, और वहाँ जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में इसको जो नीची जाति के लोग, जिनको ये ऊंची जाति वाले अछूत कहते थे, इनको स्कूलों में घुसने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन जब उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई कि इनको भी पढ़ना है, तो उनको तब भी कक्षा में नहीं बिठाते थे, क्लास के बाहर बरामदे में बिठा देते थे। और ये कहा जाता था कि वहीं से सुनो, क्लास में आओगे तो क्लास भी हमारी गंदी हो जाएगी और हम साथ में नहीं बिठा सकते। चित्र नंबर 11 में ये जो खड़े हुए हैं इनके बारे में समझते हैं। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाज़ार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। ओके। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके पास उनके खेत संभालते थे और ज़मींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। ये जो मजदूर दिख रहे हैं, ये दुबला वर्ग है गुजरात का। ये बड़े बड़े ज़मींदारों के खेतों में मजदूरी करते थे, उनका खेत का काम भी करते थे, साथ में उनके छोटे मोटे घर के काम भी ये लोग करते थे। अच्छा बच्चों, तो इसी पेज पर हमको एक गतिविधि, एक एक्टिविटी करने को बोला जा रहा है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम समानता और न्याय की मांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गतिविधि में 1 नंबर पे है, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे सबक सुन रहे हैं, तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे। अभी हमने समझा ना कि कुछ बच्चों को जो वो समझते थे कि ये नीच जात के हैं, उनको वरांडे में बिठाते थे, तो हमारा दिमाग में क्या क्या विचार आएंगे, थोड़ा सोचिए इस पर। और दूसरा है कि कुछ लोगों को लगता था कि अछूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? एक बात तो ये हो गई कि उनको वरांडे में बिठाया जाता था, अगर आपको बिठाया जाए तो कैसा लगेगा। दूसरा ये है कि उस टाइम पर कुछ लोगों इसके समर्थन में थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं पढ़ाने से तो अच्छा है ना कि उनको वरांडे में बैठ के सुनने को दिया जा रहा है। तो वो जैसा सोचते थे, क्या आपको लगता है कि आप भी इस बात को मानते हैं? तो इसको सोचिए।
ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में आगे, जहाँ पर शीर्षक है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। 19वीं सदी मतलब जब 1801 से लेकर 1899 तक, तो 19वीं सदी के जो दूसरा हिस्सा, मतलब हम बोल दें सेकंड हाफ में, तो जो गैर ब्राह्मण जातियाँ जो और थीं, जो ब्राह्मण नहीं थे और मतलब उनके अलावा जो और जातियाँ थीं, उनके अंदर भी ये जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ वो लोग उठाने लगे थे। वो भी सामाजिक न्याय की मांग करते हुए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों को बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो मध्य भारत अगर हम समझें तो सेंट्रल इंडिया में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। उन्होंने जो लोग चमड़े का काम करते थे, जो चमार एक जात होती है जो चमड़े का काम करते हैं, उन लोगों को संगठित किया। संगठित करने के बाद उन्होंने उनके सुधार के लिए, उनकी जो स्थिति थी समाज में, उसके सुधार के लिए एक आंदोलन छेड़ा। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिन ग्रंथों में ये लिखा है कि जातियाँ होनी चाहिए, ऊंची जाति के लोग अलग होते हैं, नीची जाति के लोग अलग होते हैं, अगर ऐसा कोई ग्रंथ है जहाँ पर ये सब बातें लिखी हैं, तो उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या है, ये तो गलत है। आज जिसे केरल कहते हैं, वहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने बताया कि सारी मानवता की एक ही जाति, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानव की एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर होता है। वही जिसको हम मानवता कहते हैं, एक ही जाति होती है। अलग अलग तो जिन्होंने बनाया है वो गलत कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अब जितने भी इस तरह के पंथ शुरू हुए, इस तरह के जो मूवमेंट शुरू हुए, उसमें वही लोग थे जो गैर ब्राह्मण जातियों में से ही थे और उनके बीच में ही काम करते थे। उन्होंने क्या किया कि जो प्रभुत्वशाली जातियाँ, मतलब जिनका वर्चस्व है, जिनकी बात सुनते हैं, जिनका डंका बजता है, जिनका नाम है, उन जातियों का वो क्या करते थे कि उनका अपमान करने के लिए उनको उकसाते थे। उन्होंने ये बताया कि तुम भी बड़े हो, अपने आप को छोटा मत समझो, नीचा मत समझो, अपने स्वाभिमान को जगाओ। उस भाव को पैदा करने के लिए इन लोगों ने सार्थक प्रयास किए। ये चित्र नंबर 12 में श्री नारायण गुरु जी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। अब हम पृष्ठ 103, पेज नंबर 103 पर आते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, 13 नंबर लिखा है, ज्योतिराव फुले। इनका बहुत बड़ा हाथ था दलितों के उत्थान के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए। गुलामगिरी। अब हम पढ़ते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था
कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों, आर्यों के आने से पहले से जो यहाँ रह रहे थे मूल निवासियों को हराकर उनको गुलाम बना दिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। अब निम्न जाति हम सब समझ रहे हैं इस पाठ में, निम्न जाति नीची, जिनको नीचा मानते थे, जिनकी जाति समाज में नीची मानी जाती थी। तो उसमें एक उनके नेता थे ज्योतिराव फुले, वो काफ़ी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। बोलने वाले नेता को बोलते हैं मुखर नेता। तो 1827 में ये जन्मे थे, और ईसाई प्रचारकों, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि ईसाई लोगों ने अपने स्कूल खोल दिए थे नीची जाति के लोगों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली थी। और इन्होंने जितना भी जाति के नाम पर जो अन्याय हो रहा था समाज में, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खोलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वो औरों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ये दावा करते थे कि हम आर्य हैं, इसलिए हम तुम लोगों से बड़े हैं, महान हैं, और तुम हमारे गुलाम हो, तुम नीची जाति के हो, और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक जो हो रहा है वो ठीक है। वो इसके खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि ये ज़मीन उन्हीं लोगों की है जिनको वो नीची जाति का बताते हैं, और आर्य जो बन रहे हैं ये भारत के नहीं हैं, ये भारत में बाहर से आए थे, और इन्होंने अपनी शक्ति से अपना प्रभुत्व यहाँ जमाया और यहीं के लोगों को नीची जाति का बना दिया। तो असलियत में ये ज़मीन जो है और जो सत्ता जो है, ये आर्यों की या ऊंची जातियों की नहीं है। जो इस धरती पर रह रहे हैं पहले से, जिनको निम्न जाति बोलते थे ये लोग, उनकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीकों से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियाँ और अति शूद्र, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले तथा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये दावा किया कि भाई जब आर्य यहाँ पर आए नहीं थे बाहर से, जब यहाँ पर हम लोग रहते थे, हम ही लोग रहते थे, तब यहाँ पर एक स्वर्ण युग था। योद्धा और किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीकों से शासन करते थे, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था और सबको बराबर मानकर वो लोग शासन करते थे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इन्होंने क्या किया कि दो जातियाँ बना दी, शूद्र और अतिशूद्र, जो आर्य लोग आए थे। तो शूद्र में तो वो हो गए जो कामकाज करते हैं, बोझा ढोते हैं और जूता बनाते हैं, और अतिशूद्र वो होते थे जो गंदगी मैला साफ करते थे। तो इनका उन्होंने संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप दो लोग एक साथ हो जाओ, शूद्र और अतिशूद्र, इनको संगठित होना चाहिए। और इन्होंने फिर उसके लिए सत्यशोधक समाज नामक संगठन बनाया और जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। स्रोत 3, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। इसको समझते हैं। ऊंची जाति के जो लोग थे, जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन, अंग्रेज़ों का चल रहा था, उपनिवेशवाद की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने मतलब इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। वो कॉलोनी थी कि वो यहाँ पर आकर निवेश करते थे, बिजनेसमैन की तरह आए थे, पैसा लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, बिजनेस करते थे।
तो धीरे धीरे उन्होंने देश पर जिस देश को अपनी कॉलोनी बनाया था, बाद में उन्होंने काफ़ी समय उनके ऊपर राज भी किया, लेकिन वो यही बोलते थे कि ये हमारा उपनिवेशवाद है, मतलब कॉलोनी है, इंडिया है या जो भी देश हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट से बिजनेस में चल रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी एक कॉलोनी होती है। तो उस टाइम पर ऊंची जाति के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमें किसी की कॉलोनी नहीं बनना है। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया कि सबको एक साथ लेने की कोशिश की, ऊंची जाति वालों ने, कि शूद्र भी, मुस्लिम, पारसी, सबको ये बोलते थे कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा ये अंग्रेज उठा रहे हैं, तो हम लोगों को ये लड़ाई झगड़ा बंद करना होगा और एक होना पड़ेगा, नहीं तो हम इनसे कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्योतिराव फुले ने यही कहा था कि ये ब्राह्मण अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बार को मान लीजिए सब लोग एक हो भी जाएंगे और उपनिवेशवाद ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद वापस ये बता देंगे कि स्थिति वहीं की वहीं आ जाएगी, ये अपने आप को ऊपर ही रखेंगे और हमको नीचे ही रखेंगे और कहेंगे मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ बैठो अलग। तो इसमें एक गतिविधि है, स्रोत 3 को ध्यान से पढ़ें। मैं यहाँ और तुम वहाँ से ज्योतिराव फुले का क्या आशय था, क्या कहना चाहते थे। हाँ, तो बच्चों हम लोग अभी इस वक्त पृष्ठ नंबर 103 पर हैं और मैं चाहता हूँ कि हम इस वाले एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। नमस्ते बच्चों, महिलाएं, जाति एवं सुधार पाठ के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक धर्म होता है, एक ही ईश्वर होता है। फिर इस तरीके के और बहुत सारे आंदोलन शुरू होने लगे और कोशिश की जाती थी कि नीच जात के लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा किया जाए। उसी की कड़ी में एक और नेता थे, 1827 में जन्मे, नीची जातियों के नेता थे, उनका नाम था ज्योतिराव फुले। उन्होंने खुलकर हमला किया इस बात पर कि ऐसे कौन से आर्य हैं, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे वो अपने आप को आर्य कहते थे और वो कहते थे कि वो वहाँ के राजा हैं, वही ऊंची जात है और बाकी सब लोगों को वो दबा के रखते थे, गुलाम बना कर रखते थे। तो उन्होंने एक फैक्ट इस तरीके का शेयर किया कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, उन्होंने अपनी ताकत से हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लिया, लेकिन असली रहने वाले हमें, ये ज़मीन हमारी है और आप लोग बाहर के हो। पहले यहाँ पर सब कुछ अच्छा था जो आप लोगों ने जातियों में बांट कर इतना ख़राब कर दिया। तो उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों को कहा कि हमको एक हो जाना चाहिए और सत्यशोधक समाज नामक संगठन चालू किया, जिससे जातीय समानता के समर्थन में एक मुहिम चलाई। इन्होंने ये भी कहा था कि जब ब्राह्मण लोग उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म का विरोध कर रहे थे और सारे संगठनों को, सारे जाति के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अभी तो तुम देशभक्त बन रहे हो, देश का भला सोच रहे हो कि ये कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, अंग्रेज जो फैला रहे हैं, इसको हटाने के लिए हमको एक हो जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं अगर ये जब हटेगा उसके बाद तुम फिर हमको हमारी जगह बता दोगे और तुम फिर से वही की वही व्यवस्था वापस चालू कर दोगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इसी पृष्ठ पर 103 नंबर पर अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो यहाँ पर हाँ, इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सब हमारे यहाँ, हमारे देश में ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। अमेरिका में भी काले लोगों को, जो जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, उनको बाहर से लाते थे और वहाँ के जो व्यापारी होते थे उनको गुलाम बना कर रखते थे, जिनको दास प्रथा उस टाइम पर चलती थी। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने 1873 में इन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। तो इससे लगभग 10 साल पहले, इस किताब के निकलन 10 साल पहले अमेरिका में दास प्रथा ख़त्म कर दी गई थी। वहाँ पर एक गृह युद्ध हुआ था
कि ये नहीं होगा, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो वो दास प्रथा ख़त्म हो गई थी। तो फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की, वहाँ के समाज सुधारकों को समर्पित की, वहाँ के उन लोगों को समर्पित की जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने इस तरीके से करके ये बताया कि हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है और तुम्हारे यहाँ जो दास प्रथा है, ये दोनों एक सी हैं। एक वर्ग के लोग बड़े हैं, एक वर्ग के लोग छोटे हैं, एक वर्ग के लोग ऊंचे हैं, एक वर्ग के लोग नीचे हैं। तुम्हारे यहाँ गोरे बड़े माने जाते हैं, काले छोटे माने जाते हैं, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण और अन्य जातियाँ ऊपर मानी जाती हैं, शूद्र अतिशूद्र नीचे माने जाते हैं। तो हमारी कंडीशन एक सी है। तो उन्होंने उस किताब को एक तरीके से समर्पित किया वहाँ के लोगों को कि तुम लोग सफल हो गए इसको ख़त्म करने में, तो ये किताब मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, नेक्स्ट पैराग्राफ 104 पेज पे, सेकंड पैराग्राफ, जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचनाओं को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों में अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायक जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब जो ये उदाहरण जो ऊपर दिया है, इससे ये पता चलता है कि उन्होंने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचनाओं को, हर तरीके का जो भी गैर बराबरी का दुनिया में चल रहा था, सबको जोड़ दिया था। जातिवाद हो, चाहे महिलाएं पुरुष का अंतर हो, जातियों का अंतर हो, या अमेरिका में काले गोरे का अंतर हो, मजदूरों की मुसीबतें हो, नीची जाति वालों का अपमान है, उन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सोचते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें जोड़ दी अपनी उस किताब में कि देखो हर जगह अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हो वही रहा है। कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं, कुछ लोगों को महान बताया जा रहा है, कुछ लोगों का जीवन एकदम निरर्थक बताया जाता है। तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो वो काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित थे। और जाति सुधार की बात अगर हम करें तो पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर, इनके जैसे ये दोनों महान दलित नेता थे। ये अपने अपने एरिया में इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहे थे। स्रोत 4 पढ़ते हैं। हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम भी उस तालाब से पानी पिएंगे। तो लोगों ने उसके खिलाफ बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, वो ऊंची जाति का तालाब है। बोले हमको ये नहीं दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि हम भी इंसान हैं, हम भी पानी पी सकते हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जो समानता और जातिवाद है, इसकी समाप्ति पर हमको पुनर्गठन करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। अगर अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं, मंदिरों में कौन जा सकता था। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूलों में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी उनको। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। ओके, पहले चित्र 14 समझ लेते हैं। मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार, टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, हम लोग ज़्यादा इस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब ये समझिए, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। नीची जाति वालों की कंडीशन उस टाइम इतनी ख़राब थी कि अगर ब्राह्मण लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कुछ वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और उस टाइम पर कोई सफाई कर्मचारी जो नीची जात का शूद्र है वो वहाँ पर सफाई भी कर रहा है, तो वो ये बोलते थे कि ये यहाँ पर सफाई कर रहा है तो इसने भी हमारे मंत्र सुन लिए होंगे,
तो इसको ये अधिकार नहीं है, ये नीची जाति का है, ये मंत्र सुन भी नहीं सकता। तो ऐसा बोलते हैं कि उनके कानों में वो पिघला हुआ सीसा, लेड, वो डाल देते थे और परमानेंट उनको बहरा कर देते थे कि ये तुम्हारे सुनने की चीज़ नहीं, अगर तुमने गलती से सुन लिया तो उसकी सज़ा ये है। तो इस तरह का बहुत ही निर्मम और बर्बर व्यवहार नीची जाति के साथ होता था। ठीक है, तो मंदिरों में कौन जा सकता था? तो अम्बेडकर ने ये बात बचपन में ही, वो नीची जाति में पैदा हुए थे, महार परिवार के में पैदा हुए थे, तो उन्होंने उस बात को बहुत नज़दीक से देखा था। स्कूल जाते थे तो बाहर बैठना पड़ता था, ज़मीन पर बैठ कर पढ़ते थे। जहाँ सब बच्चे पानी पीते हैं ऊंची जाति के, वहाँ पानी नहीं पी सकते थे। बाद में वो अमेरिका जाने के लिए उनको फेलोशिप मिल गई थी, लेकिन 1919 में जब भारत लौटने पर तो उन्होंने देखा कि उस टाइम का जो समाज था उसमें उच्च जातीय सत्ता संरचना, मतलब एक तरीके का एक सिस्टम ही बन गया था कि ऊंची जाति का राज है, उनकी सत्ता है। तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी लिखा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 में उन्होंने एक और आंदोलन चलाया कि हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश उनका मना था। तो उन्होंने कहा हम इस चीज़ को तोड़ेंगे और हम मंदिर जाएंगे। तो ब्राह्मणों को इस बात से बहुत परेशानी हुई। उनको लगा कि ये तो हमारे आएंगे तो आएंगे और हमारे यहाँ का पानी भी पिएंगे, तो हम कैसे पी सकते हैं फिर वो पानी। 1927 से 1935 नेक्स्ट पैराग्राफ में के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। जातीय पूर्वाग्रह, इन्होंने क्या किया, 1927 से लेकर 1935 के बीच में ऐसे 3 आंदोलन चलाए कि नीची जाति वालों को मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि पहले से पहले के जो नियम बने हुए जातियों को लेकर, उनकी जकड़ जो है वो कितनी मजबूत है। चाहे कितना भी लोग बोल रहे हैं हम बराबर हैं, इसके खिलाफ हैं, हम जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन असलियत में उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। उन्होंने ये 3 बार प्रूफ करके दिखाया। तीनों बार जब मंदिर में गए तो लोगों ने, ऊंची जाति वालों ने विरोध किया। वो यही चीज़ दिखाने के लिए ये आंदोलन बार बार करते रहे। हम नेक्स्ट पेज पर हैं, पेज नंबर 105, गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, तो उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। तो 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। ये वही जातियाँ थीं जिनको अब थोड़ा सा धन, शिक्षा, उनका भी रुतबा हो गया था। उनका यह तर्क था कि ये लोग बाहर से आए और यहाँ के असली लोगों को इन्होंने हराकर उनका पूरी ज़मीन छीन ली, अब अपना राज चला रहे हैं, तो ये हम नहीं मानेंगे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से उनका अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। ये लड़ाई उनको खुद ही करनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और समानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। तो पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। तो इन्होंने कुछ संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था।
फिर ये कांग्रेस का सदस्य बने और सदस्य की एक कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग थी, उसमें गए तो वहाँ पर दो तरह के स्थान थे, ऊंची जाति वाले अलग खाएंगे, नीची जाति वाले अलग खाएंगे। तो ये सोचकर उनको बहुत दुख हुआ। ये सब देखा उन्होंने तो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और उनको समझ में आ गया था कि भाई अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो यहाँ पहले से रहते हैं, वो ये अछूत लोग ही हैं और बाहर से आए लोगों ने उन पर आक्रमण करके उनको हराकर अपने नीचे दबा लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अभी धार्मिक नेता बन गए हैं, मुखिया बन गए हैं, इन लोगों ने इस तरीके से माना हुआ है कि ये सामाजिक विभाजन, मतलब जो आपने डिवाइड कर दिया जाति के नाम पर, और जो असमानता है वो ईश्वर प्रदत्त मानते कि ये तो भगवान की मर्जी है। तो उन्होंने कहा ऐसा होता नहीं है। अब इस समानता को लाने के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वो कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। जो पेरियार थे वो जितनी भी ये हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे, इनके ये खिलाफ थे। इनकी बात इनको सही नहीं लगती थी। उनको लगता था कि ब्राह्मणों ने नीची जातियों पर और पुरुषों ने महिलाओं को दबाने के लिए, उन पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। हम पढ़ते हैं स्रोत 5, महिलाओं के बारे में पेरियार क्या कहते थे। पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुर्तुम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। ये संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। तो ये काफ़ी बड़े आलोचक थे। ये जो चीज़ें ग्रंथों में और ये धार्मिक किताबों में लिखी थी, उनको ये बताते थे कि उसकी वजह से हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं और लोग हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये उनकी बात मानते भी नहीं थे। इनका तर्क था कि इस तरह के ग्रंथ और जो ये किताबें लिखी गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को दबाने के लिए और नीची जाति वालों को दबाने के लिए ही ये सब इन तरह के ग्रंथों का गठन हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। अब जब इस तरह की सब चीज़ें हो रही थी तो जो ब्राह्मण समाज था, इन्होंने उसके खिलाफ अपनी भी दलीलें दी। इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बताना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म में अगर जाति में ऊंच नीच का भेदभाव है तो ये रहना चाहिए, ये ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। वो ये साबित करना चाहते थे कि ये सब चीज़ें धार्मिक ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। तो वो उन आंदोलनों के खिलाफ हिंदू धर्म ने भी अपनी आवाज़ उठाई, ब्राह्मणों ने भी अपनी आवाज़ उठाई कि समानता नहीं होनी चाहिए। ये ग्रंथों में भी लिखा है कि नीची जात होती है और ऊंची जात होती है। और इवन ये अंग्रेज़ों के टाइम के बाद की बात है और उसके बाद आज दिन तक भी अगर हम देखें अपने आसपास ही, तो अभी भी ये संघर्ष चल रहा है, ये बहस चल ही रही है। लास्ट में ये इस पेज पर गतिविधि है, आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है। औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। औपनिवेशिक आप लोग समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। अंग्रेज़ों का जो टाइम का उनके ज़माने का जो टाइम था, आप समझिए, और जब अंग्रेज़ों की कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, वो बिज़नेस करने आए थे। तो उस काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। अब हम आते हैं पेज नंबर 111 पर।
111, 1 मिनट, शायद गलती हो गई। 105, 106, ओके। हम लोग समझेंगे, कुछ एक चित्र हैं और उनके संबंध में कुछ लिखा हुआ है। सुधारों के लिए संगठित होना, ब्रह्मो समाज। चित्र नंबर 16, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज में विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। 1830 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते थे और जानवरों की बलि के विरुद्ध भी थे और उपनिषदों पर जो लिखा होता था उपनिषदों में, वही उन पर विश्वास रखते थे। किसी और धर्म की और उनकी प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना नहीं करते थे, लेकिन हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना करते थे और उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर भी इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। चित्र नंबर 17, हेनरी डेरोजियो। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो इनके नेतृत्व में, ये एक्चुअली हिंदू कॉलेज में कलकत्ता में अध्यापक थे, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इन्होंने विद्यार्थियों के माध्यम से उनको तैयार किया और उनको बोला कि ये जो इस तरह की सत्ताएं बनी हुई हैं, चाहे वो पितृ सत्ता है जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, या फिर जातियों के नाम पर ऊंची जाति वालों ने अपनी सत्ता जो बना रखी है, उसके खिलाफ खड़े हो, उस पर सवाल करो। तो उन्होंने एक ये मूवमेंट चलाया था, इसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। तो उसमें उनके विद्यार्थियों ने जो भी उस टाइम पर परंपराएं ये जो चल रही थी गलत, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे जातियों को लेकर हो, रीति रिवाज जो भी समाज में थे जो गलत थे, उसके खिलाफ उंगली उठाई। उन्होंने बोला कि महिलाओं को शिक्षा उनको भी मिलनी चाहिए, महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए और अपनी बात रखने की सबको आज़ादी होनी चाहिए। आदमी बोल सकता है, दब के चुप रहकर नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात उन्होंने उस टाइम पर की थी। फिर ये चित्र नंबर 18, स्वामी विवेकानंद, इनको हम सब जानते हैं। तो ये जुड़े हुए थे रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्मे, 1902 में का निधन हो गया था। जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री राम कृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएँ। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वे वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो
रामकृष्ण जी की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से, उनकी जो शिक्षा थी और इनका अपना जो विवेक था, जो कि आधुनिक जो इनका ज्ञान था, उसको इन्होंने जोड़कर पूरे विश्व में धर्म को एक अच्छे तरीके से, समझने वाले तरीके से जगह जगह जाकर डिफाइन किया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था। तो वहाँ के अखबार ने लिखा भी था कि जहाँ ऐसा विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना महत्वपूर्ण है। धर्म प्रचारक उस टाइम पर विदेशों से ईसाई धर्म के प्रचारक हमारे यहाँ आते थे। तो ये कह रहे हैं कि जिस देश में पहले से ही इतना विद्वान राष्ट्र है, इतने विद्वान लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पर धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण है। इन्होंने ये चाहते मतलब ये इनका काम सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं था। ये चाहते थे कि पूरी जो दुनिया है वो एक फैमिली की तरह रहे, सब लोग एक स्तर पर आओ, एक दूसरे का भला करो। और किसी भी देश की उन्नति तभी हो सकती है जब वहाँ का आदमी जो है ना वो खुश है, उसके पास खाने को है, उसके पास कपड़ा है तन ढकने के लिए, तब तो ठीक है। आप सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो और आप देखोगे देशवासी गरीब हैं, तो ये उसके पक्ष में नहीं थे। तो इन्होंने सारे युवाओं से भी आह्वान किया था, सब लोग एक हो जाओ और सबके उत्थान के लिए एक साथ काम करो। तो नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए ये महान शक्ति का स्रोत बन गए। आज भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके पढ़ने मात्र से ही काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। अब हम आते हैं अगले पे, प्रार्थना समाज। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। प्रार्थना समाज ये जातीय बंधन खत्म करने के लिए और बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की थी। महिलाओं की शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत काम करा और विधवा विवाह पर जो भी पाबंदी लगी थी उसको हटाने के लिए बहुत आवाज़ उठाई। वेद समाज मद्रास, जो आज चेन्नई है, में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वो भी चाहते थे कि जातीय भेदभाव खत्म हो, विधवा विवाह शुरू हो, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। और ये कहते थे कि ईश्वर एक है। और जो हिंदू धर्म में जो एक रूढ़िवादिता चलती थी कि उनके अंधविश्वास और उनके अनुष्ठान, उसकी ये लोग सख्त निंदा करते थे। अलीगढ़ आंदोलन, चित्र 19 में सैयद अहमद खान दिख रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। इसी तरीके से एक सिंह सभा आंदोलन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिससे वह गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। चित्र नंबर 20, खालसा कॉलेज अमृतसर, 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, ऐसी कोई भी चीज़ जो गैर सिख है उसके खिलाफ लोगों को ये प्रोत्साहित करते थे, उससे मुक्त करने की कोशिश करते थे। फिर हम आते हैं आगे, अन्यत्र काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। आप ही जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे
तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सज़ा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप में इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 में की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं को हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण से में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों के आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं और धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। ओके, तो क्या होता था कि 17वीं सेंचुरी में जो यूरोप के जो ये यात्री निकलते थे, ये अफ्रीका पहुँचे तो यहाँ से इन्होंने गुलामों का धंधा शुरू कर दिया। वहाँ से लोगों को ले आते थे कम पैसों में, यहाँ आके व्यापारियों को बेच देते थे। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। उनको बिल्कुल गुलाम तो आप समझते ही हो कि जिसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, जो मालिक बोले वही उसको करना है, गलत किया तो मार भी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में इसका खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 1776 में अब अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया था कि अमेरिका वालों, अपना घोषणा पत्र देखो, अपनी भाषा समझ में नहीं आती क्या? अब्राहम लिंकन ने कहा कि जिन्होंने ये दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वही लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, मतलब जहाँ पर जनता की सरकार होती है, कोई राजा नहीं होता। तो जो असलियत में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब वो समानता की बात करते हैं, इसका मतलब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नस्ली समानता के लिए जो कदम उठाए, धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, इस बात को समझिएगा, जनता के द्वारा और जनता के लिए, मतलब ऑफ पीपल, फॉर पीपल और बाय द पीपल। यानी ऐसी सरकार जिसको जनता चुनती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है, कोई अपनी मर्जी से पीएम नहीं बन जाता, इलेक्शन होता है। तो हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग डेमोक्रेसी को बचाते हैं, ऐसे ही लोग लोकतंत्र को बचाते हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। चित्र 21 में यही बताया गया, देखो गुलामों की बिक्री दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका में 1856। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मतलब पैसा दे रहा हूँ तो ये काम का है या नहीं है, कितनी काम मजदूरी कर पाएगा, मजबूत भी है कि नहीं है। अब हम लास्ट पेज पर हैं, ये शायद एक्सरसाइज है। लेफ्ट में कॉलम पर है, आइए कल्पना करें। मान लीजिए कि आप रुकैया हुसैन द्वारा स्थापित किए गए एक स्कूल में पढ़ाते हैं। आपकी कक्षा में 20 लड़कियां हैं। अपनी कल्पना के आधार पर इस स्कूल में किसी एक दिन हुई चर्चाओं का एक विवरण लिखिए, कल्पना करके। इधर एक एक्सरसाइज है, फिर से याद करें, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रचार किया? राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतलू, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज़ अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया था? दूसरा है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। सही है या गलत? समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। सही है या गलत? सोचिएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। आइए विचार करें। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों के नए कानून बनाने में किस तरह मदद मिली? लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? ईसाई प्रचारकों के बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे?
क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण किया होगा? अंग्रेज़ों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय समानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? 8वां है, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? मंदिर प्रवेश 9 नंबर, मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? 10th है, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद आप इसका स्वयं भी पाठ करके और इसको समझ सकते हैं। एक नए पाठ के साथ आपसे वापस मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।